एससी आरक्षण, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कल जो फैसला आया उसमें उसने साफ तौर पर कहा कि कोटे के अंदर कोटा हो सकता है, सब कैटेगरी हो सकती हैं और राज्य सरकारों को ये कैटेगरी बनाने का अधिकार है। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इसका क्या असर आने वाला है, क्योंकि मायावती की तरफ से ट्वीट आ गया है विरोध में। आकाश आनंद ने एक पुराना वीडियो 2018 का जो आंदोलन था उसको लेकर कर दिया है, तो मायावती बसपा की तरफ से विरोध आ गया है। बीजेपी में जो समर्थक पार्टियां हैं जैसे कि ओम प्रकाश राजभर हो गए या संजय निषाद हो गए या और जो पिछड़े समाज के नेता हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं? यूपी में इसका क्या असर होने वाला है विजय जी? देखिए, ये जिन नेताओं का आपने नाम लिया है सब ओबीसी, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, ये सब ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो ये जो ऑर्डर आया है ये तो एससी के लिए आया है, लेकिन खुश ये लोग बहुत हैं। खुश इसलिए हैं कि देश के 11 राज्यों में ओबीसी में भी कैटेगराइजेशन है, अलग अलग उनका वर्गीकरण है कि कौन से पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। जैसे आप बिहार देखिए तो बिहार में दलित और महादलित का एक कर्पूरी ठाकुर फार्मूला वहां लागू है। और 11 राज्य जो ज्यादातर उसमें दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां पे ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा थी, उसमें भी कैटेगराइजेशन किया गया है। और यूपी में इसकी शुरुआत 2001 में शायद दिसंबर 2001 है, जब हुकुम सिंह की अध्यक्षता में राजनाथ सिंह ने कमेटी बनाई थी, सामाजिक न्याय समिति, और उसके पहले से ये मांग हो रही है कि दलितों का जो रिजर्वेशन 21% है वो पर्टिकुलर कुछ जातियों के ही फायदे में जा रहा है, सेंट्रलाइज हो गया है। और वो सेंट्रलाइजेशन होने से जो 21% का रिजर्वेशन है वो वही लोग उसका फायदा ले रहे हैं। इसमें सबसे जो नंबर 1 पर बिरादरी है वो है जाटों। जाटों को अलग अलग इलाके में, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूसरा नाम देते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश कहीं धुसिया भी कहते हैं, जाटो भी कहते हैं जी। तो एक नाम और है जो प्रतिबंधित है, वो लेना उचित नहीं है। तो 3 कैटेगरी ये, मतलब 3 बिरादरी ये है, 3 क्या एक ही बिरादरी है जिनके अलग अलग नाम जी। यही सबसे ज्यादा फायदा लेते। इनके बाद जो फायदा लेता है अकॉर्डिंग टू हुकुम सिंह कमेटी, उसमें था कि ये जो पासी या खटिक जिनको कहते हैं वो है, और इसके बाद धोबी। तो इन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है, इन्होंने ही ज्यादा फायदा लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश जैसे 66 जातियां हैं एससी एसटी में, इन 66 में से 3 जातियां निकाल दीजिए तो करीब 62 जातियां बनती हैं। तो जो 62 जातियां हैं, इसमें एक और चीज आपको बता दें कि ये जो 66 जातियां हैं, इसमें जो सिंगल जाटो कम्युनिटी है, टोटल एससी एसटी आबादी का 50% है। यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का करीब 10.5-11% आबादी जाटों की है जी। ये एक राजनीतिक ताकत, इसीलिए बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है, और मायावती जी इसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं जी। और ये बेस वोट है बीएसपी का। और उत्तर प्रदेश में जो अति दलित जिनको कहा जाए, यानी गैर जाटो जो दलित है, जिसके ये टर्मिनोलॉजी 2014 से इस्तेमाल होती है, तो वो बड़े खुश होंगे अगर इसको ये जो कोटा है अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनको मौके मिलेंगे। और इसमें ऑर्डर में एक जज ने तो ये भी कहा है कि भाई जिस परिवार को एक बार लाभ मिल गया है वो दोबारा लाभ न ले। ठीक बात है, ये भी अच्छी बात है। एक और बात इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है कि क्रीमी लेयर बना दिया जाए। वो क्रीमी लेयर अगर बन गया तो उससे भी फायदा हो जाएगा, नए परिवारों को मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे फैमिलियां हैं जहां परिवार जो है लगातार 3-3 पीढ़ी आईएएस है, और परिवार में कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो कि अखिल भारतीय सर्विस में ना हो। तो इसका लाभ कुछ लोगों तक केंद्रित हो गया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गई। बहुत दिन से इसकी मांग चल रही थी, कोर्ट ने भी 2004 में रोक दिया था इसको, लेकिन अब जाके 10-20 साल बाद उन्होंने अपने फैसले को पलटा है। तो इससे एक तो राजनीतिक जो समीकरण है उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब आप देखिए कि 14 से अति पिछड़े अति दलित बीजेपी के साथ थे, जो इस चुनाव में सपा के साथ चले गए जी, बिल्कुल उनमें मेजर पोर्शन तो वो खुश होंगे। और इससे जो मायावती जी हैं, अगर वो इसका विरोध कर रही हैं तो उनको नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि अब जो बाकी जातियां हैं वो कहेंगी कि अच्छा, पूरा फायदा तो आप ले रहे थे, अब वही भी आप चाहते हैं, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तब भी आप चाहते हैं पूरा फायदा आप भी लें। तो मायावती को नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है इस पे मायावती जी जिस तरीके से कार्ड प्ले कर रही हैं, वो अपनी कम्युनिटी को इंटैक्ट करने के लिए कर रही हैं। उन्हें लगता है देर सवेर ये जातियां तो वापस आएंगी, जैसे वो अखिलेश से अति दलित अति पिछड़े नाराज हुए थे इस चुनाव में, उनके साथ चले गए। तो ऐसी संभावना भविष्य में होगी कि भाई हमारा इंटैक्ट रहेगा तो बाहर से कुछ और मटेरियल आ सकता है। तो इस तरीके से वो शायद सोच रही होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी इस पे पॉलिटिक्स हो चुकी है, और ये मामला
अब पिछड़ों में भी काफी गर्म होगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2 कमेटी बन चुकी हुई यूपी में। एक तो हुकुम सिंह की कमेटी थी जो 2001 में बनी थी, 2002 में जिसने अपना रिपोर्ट दिया था सरकार को। दूसरी राघवेंद्र सिंह कमेटी बनी थी 4 सदस्यों की 2018 में, दिसंबर 2018 में, जी। और उसने अपनी 19 में रिपोर्ट दी थी। हुकुम सिंह की कमेटी ने ओबीसी को 3 कैटेगरी में 2 कैटेगरी में बांटने के लिए कहा था। इस नई राघवेंद्र सिंह कमेटी ने 3 कैटेगरी में बांटने के लिए कहा था। एक और बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जितने भी नगर निगम या पंचायतों के चुनाव होंगे या ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे, उसमें इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण होगा, और जो जातियां नहीं अभी तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मौका पाई हैं, उनको हम उसमें इनको रिजर्वेशन दिया जाए। जी। ये कई राज्यों में इसकी वजह से चुनाव टल, आपको याद हो यूपी का भी चुनाव टल गए थे जी। उसके बाद एक कमेटी बना के सरकार ने कागजी कार्रवाई पूरी की, फिर सुप्रीम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उसे ओके कर दिया, चुनाव हो गए। लेकिन वो जो सर्वे होना चाहिए था जैसे वो हुआ नहीं, कागजी कार्रवाई उसकी हुई। क्योंकि अगर सर्वे होता, अब जैसे एक कम्युनिटी है, मान लेते हैं यादव समाज, ये पिछड़े वर्ग में 89 तक ये क्षत्रिय यदुवंशी क्षत्रिय था, अब ये यादव पिछड़ा है। तो जो यादव समाज पिछड़ा है, आप देखिए तो ग्राम पंचायतों में इनका दबदबा, इनका नगर निगमों में इनका दबदबा, राज्य की राजनीति में इनका दबदबा। ऐसे ही आप कुर्मी समुदाय को देखें तो इनका भी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन, शैक्षिक रिप्रेजेंटेशन, आर्थिक जो इनकी ताकत है, उन सभी जगहों पे ये अब कहीं से भी कमजोर नहीं है। जी। टेक्निकली और नैतिकता के तौर पे दोनों को बाकी ओबीसी के लिए मैदान खाली करना चाहिए, लेकिन खाली नहीं करेंगे। इसीलिए कोटा विदिन कोटा की मांग हो रही है और लंबे समय से हो रही है। अति पिछड़े ये कहते हैं कि भाई जो डेटा 2001 का है हमारे पास, उसमें साफ ये कहा जा रहा है कि टोटल जो नौकरियां हैं उसका 66% से ज्यादा, मेरे पास पड़ा भी है, मैं देख लेता हूँ, 66% से ज्यादा जो है यादव कम्युनिटी जो है 55% क्लास 1 की पोस्ट पे इसने होल्ड कर रखा है। क्लास 1 की जो ओबीसी की पोस्ट है उसमें 55% इन्होंने ले रखा है, और जो क्लास 2 की पोस्ट है इसमें 74% है। ये 2001 के आंकड़े हैं। और क्लास 3 की जो पोस्ट है उसमें भी इनका 74% है जी। तो जब आप सब कुछ आप ही ले लेंगे तो बाकी क्या करेंगे? 54% गिनाते तो हैं आप, ये 54% ओबीसी। अब आप इसमें जो हुकुम सिंह कमेटी है उसमें जो मोमिन अंसार हैं, उनका भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि इनकी भागीदारी नहीं हो पाई है नौकरियों में। तो ये एक व्यापक चिंता का विषय है कि जो मकसद है इसका, चाहे काका कालेलकर कमेटी जो 1955 की है, या फिर जो मंडल आयोग है, फिर बाद में उत्तर प्रदेश में एक छेदीलाल साथी कमीशन भी बना था। तो इन सारी रिपोर्ट्स का जो मकसद है कि लोग जो पीड़ित हैं, यानी कि टेल तक पानी पहुंच जाए, नहर के टेल तक। तो जो रिजर्वेशन की नहर है उसकी वो पानी टेल तक नहीं पहुंचा पा रही। उसके पहले ही जो बड़े काश्तकार हैं जिनकी आबादी ज्यादा है, वो इस जो सक्षम हो चुके हैं, वो इस सारे आरक्षण के पानी को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इसलिए ये मामला उत्तर प्रदेश में तो काफी गरमाएगा, और निश्चित तौर पे दलित राजनीति के साथ ओबीसी राजनीति पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल असर पड़ेगा। कबूल जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर देखिए, ये सियासत तौर पे इस पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार खासतौर से 2 चीज़ें, गैर जाटो और गैर यादव ओबीसी, पिछड़े अति पिछड़े की उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बाखूबी समझती रही है। इसीलिए बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद, चाहे वो 2001 की बात हो, राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट की बात हो, या फिर दोबारा जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में बात हो, दोनों ही सरकारों में इस बात को लेके मुद्दा उठा, और दोनों बार सरकार जो है ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके डिवाइड करने की, हुकुम सिंह की जो राजनाथ सिंह सरकार थी वो तो दलित आरक्षण को भी 2 हिस्सों में बांटना चाहती थी। इसके पीछे क्या कारण है कि दरअसल बीजेपी इस बात को जानती थी कि जो तमाम जो ओबीसी जातियां हैं उस समय, खासतौर से यादव है, ये उनको मानते हैं कि यादव वोट हमारा नहीं है, लेकिन दूसरे जो अति पिछड़े वोट हैं हम उनको साधने की कोशिश है। तो बीजेपी उनकी जो मांग है, डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए ये दांव खेल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें कुर्मी, जाट जैसी जातियां भी जो है ये आई कि
वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ ये समाज आता है कि खासतौर से दलित समाज, उसका कहना है कि जो आरक्षण है वो जाति जो है कोई जाति उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। दरअसल ये सामाजिक भेदभाव, छुआछूत के आधार पर हमको आरक्षण मिला है, जो हजारों साल हम उससे पीड़ित रहे हैं, उसकी वजह से आरक्षण मिला है। इसलिए आरक्षण तब तक नहीं खत्म होना चाहिए जब तक जो है समाज से सामाजिक भेदभाव नहीं खत्म हो जाता, ये उनका तर्क है। अब बात आती है कि क्योंकि बसपा की राजनीति बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में खड़ी है, तो मायावती का जो विरोध है वो वही दिख रहा है। इसीलिए आकाश आनंद ने 2018 का एक वीडियो जो है आज ट्वीट करते हैं, उसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। 2018 में जब SC/ST एक्ट के खिलाफ दलित उतरा था, बड़ी संख्या में भीड़ थी और हिंसक हुआ था, और सरकार ने शाम तक वो बिल वापस ले लिया था। और जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद उन्होंने, सरकार ने कहा हम इसको लेके वापस लेके हम नया कानून, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार बदल देती है। तो वही चीज उन्होंने दिखाया कि हम वो ये संकेत देना चाहते हैं कि दलित जो है, हमें दलितों में बांटने की कोशिश की जा रही है। तमाम आप देखिए जो दलित चिंतक हैं वो बार बार कह रहे हैं कि दलितों को बांटने की तहत ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और ये उसका विरोध करते हैं, फैसले का सहमत नहीं है। लेकिन इसके पीछे सियासत बहुत छुपी है। इस आरक्षण ने कई दरवाजे खोले, जैसा कहा कि अभी बता रहे थे विजय जी भी, कि खास तौर से उत्तर प्रदेश में OBC के अंदर पिछड़ा, अति पिछड़ा जहाँ पे नहीं है उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जिस चीज़ की लगातार वो डिमांड कर रहे थे, ये फैसला उनके मन माफिक है। उनको लग रहा है कि इस आधार पे आज नहीं तो कल उनको भी मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए तो बाकायदा कमेटियां भी तैयार हुई हैं, कमेटियां की रिपोर्ट भी हैं। एक अपनी सहयोगी पार्टी BJP से उनकी डिमांड भी रही बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि एक रोहिणी कमीशन है जो खासतौर से OBC के रिजर्वेशन को डिवाइड करने, मतलब बांटने के लिए वो वहां पे है। अब इसका कहना है कि OBC को मतलब कमजोर करने, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है कि सरकार के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के कहां से आंकड़े हैं कि किन नौकरियों में किस समाज की कितनी भागीदारी है, उन्होंने कहां गिन लिया। वो खासतौर से हमने जब क्रीमी लेयर पे बात किया तो उनका कहना था कि सरकार ने अभी दूध दिया नहीं, उसमें से मलाई निकालने की पहली बात कर रही है तो क्रीम निकालने की पहली बात कर रही है। तो उनका लग रहा है कि ये एक तरह से है, जो है कहीं ना कहीं हमें एक तरह से बांटने की है, हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की एक BJP की ये साजिश है। अब ये बात ज़रूर है कि जहाँ पे OBC उत्तर प्रदेश में OBC और खासतौर से पिछड़े, अति पिछड़े की सियासत जरूर निश्चित तौर पे मुझे लगता है जोर पकड़ेगी। दूसरी तरफ दलितों में जो क्रीमी लेयर का सबसे बड़ा बात है, क्योंकि OBC में है, ये SC/ST में लंबे समय से नहीं विरोध रहा और इसका वो रहा है, तो मुझे लगता है ये कहीं जोर पकड़ेगी। और खास तौर से मुझे लगा है कि 2024 के चुनाव के नतीजे जो आए हैं, अब उसमें BJP इसमें कैसे हाथ डालेगी, किस तरह से इसमें दोनों वो, हालांकि आज का फैसला लगता है, ऐसा तो देखने लगता है कि BJP के दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो चाहे तो खाए, लेकिन कौन सा खट्टा होगा कौन सा मीठा होगा उसको पता नहीं है कि हम इसको अगर खाते हैं किस हाथ के लड्डू मीठा हो जाएगा, कौन खट्टा हो जाएगा। इस कश्मकश में BJP है, और इस वजह से मुझे लगता है कि इसको लेके अब विमर्श होगा। अभी हालांकि माहौल बनना मुझे कल के बाद से आने से दिख रहा है। आज मायावती का सोशल मीडिया पे काफी माहौल बन रहा है, लेकिन सेव रिजर्वेशन करके ट्रेंड भी चला जा रहा है। लेकिन ये क्या ये कोई आंदोलन का रूप ले पाएगा या फिर सोशल मीडिया तक माहौल बन के खत्म हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा था SC/ST एक्ट में इस तरह का फैसला जब दिया था तो किस तरह से माहौल तैयार हुआ था, और तैयार होते होते उसने आंदोलन का रूप ले लिया और सरकार को बैकफुट में जाके उसको फैसले को बदलना पड़ा। तो क्या सरकार वैसे ही स्थिति दोबारा से मुझे फिर दिखने लगी है? और जिस तरह से कल से जो उस आरक्षण समर्थक हैं उनको लग रहा है कि ये बांटने की है, एक तो ऐसे विचारक हैं जो इसमें सरकार का डिफेंड भी कर रहे हैं कि सरकार तो चाहती, उन्होंने तर्क दिए कि सरकार वो नहीं, लेकिन क्योंकि SC जो आरक्षण है उसमें तो सब हिंदू जातियां हैं, ये हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है, ये हिंदुओं को ही, हिंदू के जो दलित समुदाय है उसको दो धड़ों में बांटने की साजिश है। क्योंकि वो सरकार का विरोध कर नहीं सकते हैं तो उनको वो उस तरह से वो अदालत पे थोप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे, कि वो दलितों को बांटने की साजिश कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पे जिस तरह के फैसला आया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं कई प्रदेशों की राजनीति पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो। इस तरह से आप देखेंगे तो तेलंगाना के सरकार ने तो कही दिया कल ही सबसे पहले लागू करेंगे। दक्षिण में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं और दक्षिण में तमिलनाडु में ऑलरेडी इससे पहले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कई राज्यों में, खासतौर से जिन
राज्यों में एससी में कैटेगरी नहीं है वहाँ कैटेगरी बनने के रास्ते खुलेंगे। अब इसमें ये होगा क्या वो जो है अभी, क्योंकि राज्य सरकार में डाल दिया गया, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, राज्य सरकारें चाहें तो बनाएं चाहे न बनाएं। बिहार के बात अभी विजय जी भी कह रहे थे, बिहार में जरूर निश्चित ये दरअसल कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी में बांटा था, लेकिन दलित महादलित में नीतीश कुमार ने 2007 में रखा था, ये लाया थे, लेकिन लाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने सारी जातियों को महादलित ही बना दिया, यहाँ तक कि जो वहाँ खास तौर से आप देखेंगे तो महादलित बन गई। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ दलितों में अलग अलग कैटेगरी हैं उनके बीच टकराव की स्थिति, उत्तर प्रदेश में जाटों गैर जाटों की एक आमने सामने की बातें होती रही हैं, महाराष्ट्र में महार और गैर महार की बात होती रही है, बिहार में खास तौर से बात होती रही पासवान और गैर पासवान की, दुसाध और गैर दुसाध की दलित की बात होती रही है। पंजाब में भी यही रहा है कि रविदासी और ख़ास तौर से जो धार्मिक जो दलित हैं उनके बीच माना जा रहा था। तो इस तरह से अलग अलग, उत्तराखंड में आप देख लीजिए वाल्मीकि और गैर वाल्मीकि की लड़ाई है। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इस तरह की स्थितियां हैं। पंजाब में देखिए, पंजाब में मेघवाल बनाम गैर वो है, मीणा बनाम जो है बाकी जो है आदिवासी हैं। तो इस तरह से है, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की है। जिन बातों को बात कर रहे थे विजय भाई कि 66 जातियां हैं वो दलितों में, जिसमें से कुछ जातियां ही जो है आरक्षण का लाभ ले रही। लेकिन एक बात और बता दें, अगर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दलितों के साथ आरक्षण के साथ एक और प्रावधान है कि जहां भी उनकी आबादी जितनी है उसके अनुपात से उनको आरक्षण मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्तर पे दलितों की जो आबादी है 15% मानी जाती है, तो इसलिए उन्हें आरक्षण 15% दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी 22% है, तो 20% के आसपास 21% है, तो 21% ही उनको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन इससे क्या है कि अगर ये कैटेगराइज होगा तो क्या जो अभी तक, एक उदाहरण तौर पर वाल्मीकि समुदाय है, उसकी आबादी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो करीब जो है 9 से करीब 10 से 12 लाख है, लेकिन उनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो 15% है। उनकी जो आबादी है उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो उन पर भी ये चीज़ें हैं कि क्या वो जितनी कम आबादी में हैं उससे ज़्यादा आरक्षण के लाभ ले रहे हैं। इसमें एक और बात कही जाती है, अभी विजय भाई कह रहे थे कि जाटों की आबादी जितनी है उत्तर प्रदेश में उससे कम आरक्षण आज की तारीख में अगर उनका प्रतिनिधित्व देखा जाए तो बहुत कम है। यानी कि 54% अगर उनकी आबादी है तो, और उसमें दलितों में अगर उनका आरक्षण देखा जाए तो आज की तारीख में, वो भले हुकुम सिंह के देव की जो रिपोर्ट है उस समय बता रही है, लेकिन आज की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो उसमें भी कहा जा रहा है कि उनकी आबादी 40 से केवल 42%, यानी कि हिस्सेदारी है वो कम है। तो इस तरह के भी तर्क दिए जा रहे हैं। अब इसमें लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि एक मुद्दा और पकड़ेगा जातिगत जनगणना का, कि आपके पास आधार है तो आप जातिगत जनगणना करा लीजिए, और जातिगत जनगणना का मुद्दा इसके साथ जुड़ना होगा। देख लीजिएगा जिस तरह से बातें कल से उठ रही हैं, मुझे लगता है वो एक आधार तय होगा।